चलो बेटा ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था बेटा, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के सेकंड नंबर के फैक्टर्स पे हम लोग थे। दो एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए थे, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को लेकर, एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ को लेकर। आते हैं थर्ड एग्जांपल देखते हैं बॉन्ड लेंथ के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया गया बेटा CO, CO2, CO3 2- और साथ में दिया गया बेटा HCOO-। ठीक है, और इसमें बोला गया आपको कि कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करनी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको जरा ध्यान समझेंगे। बस इसमें मेनली एग्जाम में क्या होता है, जो शुरू के 3 स्पीशीज लिखे हैं आपके सामने वो 3 आते हैं, चौथा स्पीशीज नहीं आया हुआ है, लेकिन वो भी आ सकता है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के लिए है। ठीक है, अब एक बात समझे, आपको किसका बॉन्ड लेंथ निकालना है बेटा, कार्बन ऑक्सीजन का। तो सबसे पहला फैक्टर बॉन्ड लेंथ का क्या होता है बेटा, शेल नंबर। सीओ का जो शेल नंबर यहाँ होगा वही सीओ का शेल नंबर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो शेल नंबर वाला फैक्टर तो काम नहीं करेगा। फिर आपको सेकंड नंबर पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। मुझे बताइए क्या ये डायटोमिक है या नहीं है बेटा, है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे बेटा, एमओटी। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल लिया 3। आते हैं CO2 पे। CO2 पे मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। CO2 का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और क्लियरली दिखता है कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है। ठीक है, ध्यान सुनना, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 4 मत लिख देना, ऐसा नहीं करना कि सारे बॉन्ड लिख दो, है ना, पूरे मोहल्ले के बॉन्ड नहीं गिनने होते, दो एटम जो है उनके बीच के बॉन्ड आपको गिनने होते हैं। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। अच्छा मुझे बताइए क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है बेटा, है। तो ऑक्सी एनायन के लिए क्या लगाना पड़ेगा बेटा, रेजोनेंस। ठीक है, तो कार्बोनेट का पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आ गया एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बाकी दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या बनाएंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड। अब एक बात समझना, यहाँ पर अगर आप रेजोनेंस नहीं लगाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, है ना, क्वेश्चन देखकर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर रेजोनेंस लगाना है कि नहीं लगाना है। मुझे बताइए आपको किसका बॉन्ड लेंथ निकालना है, कार्बन ऑक्सीजन का। मान लो अगर इसमें मैं रेजोनेंस नहीं लगाता तो बताओ यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा होता, सिंगल या डबल बेटा, सिंगल। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता, 1। और अगर मैं ये वाला बॉन्ड देखूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2। तो बेटा अगर मैंने बॉन्ड ऑर्डर 1 माना होता तो फिर ऑर्डर में ये सबसे पीछे जाता, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 माना होता तो फिर इन दोनों में आपस में भी कुछ ना कुछ कंपेरिजन करना पड़ता है। इसका मतलब है आंसर चेंज हो जाते हैं। और इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स नहीं हो सकते। तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कोई एक सिंगल बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए। और इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बेटा, रेजोनेंस लगाना पड़ेगा। और जब आप इसमें रेजोनेंस लगाते हो तो रेजोनेंस लगाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + π/σ। और यहाँ पर जब 1 + π/σ लगाएंगे तो 1/1/3 और ये हो जाएगा बेटा 1.33। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ठीक है, इसका मतलब है ना कहीं डबल बॉन्ड है ना कहीं सिंगल बॉन्ड है, हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। HCO-। बताइए इसका नाम क्या होता है, क्या नाम है, नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कार्बोक्सिलिक एसिड। 101 तोपों की सलामी आप लोगों को। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम बताओ आयन का, फॉर्मेट आयन। फॉर्मिक एसिड सुना है, चींटियों वाला। ईक एसिड का आयन 8 होता है, फॉर्मिक एसिड का आयन फॉर्मेट होगा। ठीक है ना, तो ये जो आयन आपके सामने आ रहा है ये फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, अब ये फॉर्मेट तो आ रहा है, इसके अलावा देखो इधर ध्यान से, ये कौन सा आयन है बताइए, कौन है ये, यही फॉर्मेट है। अच्छा, क्या नाम है इस आयन का, है ना, तो वो ऐसे भी लिख के दे सकता है, ऐसे भी लिख के दे सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये फॉर्मेट आयन जो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये जैसा आपने बोला ऑक्सिलिक एसिड वाली फैमिली को बिलोंग करता है, तो बेटा इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर H था वो अपन ने निकाल दिया। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पर अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड दिख रहा है, डबल, और यहाँ पर कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर 2 मानूंगा तो ऑर्डर में फर्क आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 मानूंगा तो ऑर्डर में फर्क आएगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बेटा, रेजोनेंस लगाना पड़ेगा। रेजोनेंस लगाना पड़ेगा मतलब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 1 + π/σ। पाई एक है, सिग्मा कितने इसमें, सिग्मा कितने इसमें, क्यों दो लिखे, जिनमें रेजोनेंस होगा वही वाले सिग्मा बॉन्ड लिखने आपको। यहां पर कॉन्जुगेशन में सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ना ये पार्टिसिपेट करता है, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इसीलिए आपको जब रेजोनेंस निकालना है या बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, यहाँ पर ये तीनों जगह डीलोकलाइज हो रहा था तो तीनों सिग्मा गिने, यहाँ पर ये दो ही जगह डीलोकलाइज होगा इसलिए 2 सिग्मा गिने जाएंगे। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 2 है, 1.33 है, 1.5 है। बेटा अगर बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे बॉन्ड लेंथ निकाले
तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी, सीओ वाले की। उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी बेटा, CO2 की। उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी बेटा, HCO माइनस की। और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी बेटा, CO3 माइनस के अंदर कार्बन की, ठीक है ना। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को लेकर ये क्वेश्चन अपन ने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया O2 O3 और साथ में दिया गया आपको H2O2, ध्यान से देखिएगा। और इसके अंदर आपको बोला गया है कि आपको किसको कंपेयर करना है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, ठीक। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हो तो बेटा बॉन्ड लेंथ का पहला फैक्टर क्या है बेटा, शेल नंबर, ठीक है। शेल नंबर अगर आप देखोगे तो बेटा तीनों में ऑक्सीजन 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 का शेल नंबर क्या आने वाला है, सेम। शेल नंबर सेम होगा तो सेकंड नंबर पे क्या देखोगे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। मुझे बताइए O2 में MOT लगा सकते कि नहीं लगा सकते, लगा सकते। और इसका बॉन्ड ऑर्डर हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है, 2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, ठीक। O3 मुझे बताइए ये कौन है बेटा, ओजोन। O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन। ओजोन के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल में मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये बनता है ओजोन का स्ट्रक्चर, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, आगे जाके एक टॉपिक आएगा हमारे सिलेबस में जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज में हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, तो डोनर पे प्लस लगा दो और एक्सेप्टर पे माइनस लगा दो, ठीक है। डोनर पे लगा दो प्लस, एक्सेप्टर पे लगा दो माइनस, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट में बदल सकते हो आप। ये फिनोमिना निकल के आएगा लास्ट में जब चैप्टर में रहेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर मुझे बताइए, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कैसा बॉन्ड दिख रहा है बेटा, सिंगल। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर 2 लूंगा तो ऑर्डर में चेंज आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 लूंगा तो ऑर्डर में चेंज आएगा। इसका मतलब मुझे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड दोनों जगह क्या होगा बेटा, डीलोकलाइज होगा। तो यहाँ रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर के लिए मुझे 1 प्लस पाई बाय सिग्मा करना पड़ेगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, 1.5। H2O2 का स्ट्रक्चर याद करिए, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था जब डाइपोल मोमेंट पड़ा था। हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और मुझे बताइए OO का कैसा बॉन्ड मिल रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इनमें से किसका है बेटा, O2 का, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। जिसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा कम, बॉन्ड लेंथ और ज्यादा। और जिसमें बॉन्ड ऑर्डर बहुत कम, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो ये कुछ केसेस यहाँ पर निकल के आते हैं जिसको आपने बॉन्ड ऑर्डर से सॉल्व किया। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, एक साथ लिख लीजिएगा। सपोज आपको बोला गया बेटा फॉस्फेट, सपोज आपको बोला गया बेटा सल्फेट, और सपोज आपको बोला गया बेटा परक्लोरेट, और आपको बोला इसमें XO बॉन्ड लेंथ निकालनी है। XO बॉन्ड लेंथ कहने का मतलब क्या है बेटा, X का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, सेंट्रल एटम, ठीक है ना। सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ निकालना है बेटा। बताइए यहाँ पर अगर मैं शेल नंबर देखता, शेल नंबर देखता, तो बताइए इसका शेल नंबर क्या निकलता बेटा, 32। यहाँ पर भी क्या निकलता बेटा, 32। यहाँ पर भी क्या निकलता, 32। शेल नंबर सभी के क्या है बेटा, सेम। शेल नंबर सेम होने के बाद सेकंड नंबर पे फैक्टर कौन सा लगाते हैं अपन, बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर निकालते तो यहाँ पर क्योंकि ये सारे ऑक्सीजन आयन है तो इनके बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको 1 प्लस पाई बाय सिग्मा लगाना पड़ेगा। ये तीनों को हम लोग बॉन्ड एंगल के टाइम पर सॉल्व कर चुके हैं। बॉन्ड एंगल इनके बराबर आए थे, लेकिन मैंने बोला था बॉन्ड एंगल तो बराबर है लेकिन बॉन्ड लेंथ अलग अलग आएंगी इनकी, तो उसी पे बात कर रहे हैं। इसके अंदर एक पाए है, 4 सिग्मा है, इसके अंदर 1 प्लस 2/4 और ये 1 प्लस 3/4 की कैटेगरी में जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आएगा 1.25, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा 1.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा 1.75। लेफ्ट टू राइट जाने पर जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। इसका मतलब है फॉस्फेट में जो पीओ की बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे बड़ी होगी, सल्फेट में जो एसओ की बॉन्ड लेंथ होगी वो उससे छोटी होगी, और पर क्लोरेट में जो ClO की बॉन्ड लेंथ होगी वो उससे भी छोटी मिलेगी आपको। तो ये ऑर्डर बन के आ जाते हैं, नोट डाउन कर लें। इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया मैंने फॉस्फेट सल्फेट पर क्लोरेट का, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड एंगल के टाइम पे बना चुके हैं। तो अगर किसी को स्ट्रक्चर देखना होगा तो आप रेफर कर सकते हैं वहां से भी। फटाफट लिखे इसे, आगे बढ़ते हैं और दूसरे फैक्टर्स देखते हैं इसके।
लिख लिया बेटा? चलेगा ना? अब ये दो फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद, शेल नंबर और बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस करने के बाद आते हैं तीसरे फैक्टर पे। तीसरा फैक्टर इन द सेंस, बाई चांस कभी शेल नंबर भी सेम हो जाए बेटे और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाए, तो उस केस में आपको एक और फैक्टर देखना होता है, और वो तीसरा फैक्टर कौन सा लिख रहे हैं हम लोग? परसेंटेज पी कैरेक्टर। याद करिएगा, बॉन्ड एंगल जब हमने स्टार्ट किया था तो दो रिलेशन लिखे थे। एक बोला था परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होता है। और एक पॉइंट उसी वक्त हमने लिखा था, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। बेटा पी कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ती है उसका थोड़ा सा एक आइडिया समझेंगे। वैसे अपन इसको यूज नहीं करेंगे ज्यादा, है ना, अपन इसके अलावा एक और अल्टरनेट मेथड होता है चार्ज का, उससे सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट होता है तो ये अपने दिमाग में जरूर होना चाहिए कि ऐसी कुछ बात होती है। देखो, पी कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या होता है, जब पी कैरेक्टर बढ़ता है ना, इसका मतलब ये जो लोब्स है ना, इनका ऐसे लेंथ बढ़ते जाता है। और लोब्स का लेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग में आप क्या देखोगे बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर जैसे जैसे पी कैरेक्टर बढ़ता है तो ये लोब की लेंथ बढ़ती है, लोब की लेंथ बढ़ती है मतलब पी कैरेक्टर बढ़ रहा है। और पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा। लेकिन इस पॉइंट को अपन ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बस अपने को दिमाग में रखना है, कभी एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि एज द परसेंटेज पी कैरेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस डिक्रीजेस, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पी कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बेटा? बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया, देखो यहाँ पर मैंने कोई एटम नहीं लिखा है, मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखे केवल, कि sp sp2 sp3 आपको दे दिया और बोला गया इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ कम है किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो बेटा sp में 50% पी कैरेक्टर है, इसमें 66% पी कैरेक्टर, इसमें 75% पी कैरेक्टर है। जैसे जैसे पी कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी ऑर्बिटल की जो लेंथ होगी वो बढ़ती जाएगी। याद करिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा बनता था? छोटा लोब बड़ा लोब। तो इसका जो छोटा लोब बड़ा लोब होगा वो कुछ इस तरह से होगा, उसका छोटा लोब बड़ा लोब कुछ इस तरह से होगा, और उस वाले का छोटा लोब बड़ा लोब कुछ इस तरह से होगा। मतलब जैसे जैसे पी कैरेक्टर बढ़ रहा है ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। जो काम पी कैरेक्टर करता है उसी काम को हम लोग किसी और तरीके से कराने वाले, और वो तरीका कौन सा है बेटा? चार्ज। तो हम लोग इसको सिंपल तरीके से समझेंगे, जो पी कैरेक्टर काम करता है वो चार्ज से कर सकते हैं। चार्ज से सॉल्व करने का मतलब क्या है ये बात बताओ। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से क्या होता है बेटा? छोटा, और एनायन का साइज क्या होता है बेटा? पेरेंट एटम से बड़ा। तो हम उस पॉइंट को यूज करेंगे यहाँ पर चार्ज से। जब भी किसी पे प्लस चार्ज आएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा बेटा? छोटा, और अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। हम उस पॉइंट को यूज करेंगे। इधर देखेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग पहला केस यहाँ पर ले रहे हैं, जहां से देखिएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज H2O2 एंड O2F2। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला गया है किसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है बेटा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन की। ध्यान से देखते जाइएगा। मुझे बताइए, सबसे पहला फैक्टर जब भी बॉन्ड लेंथ का आएगा तो पहला फैक्टर क्या लगाओगे बेटा? शेल नंबर। चल लगाइए शेल नंबर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का शेल नंबर दोनों जगह क्या आने वाला है? सेम। शेल नंबर के बाद अगला फैक्टर क्या लगाते हो बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। मुझे बताइए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ना तो ये एमओटी के कैंडिडेट है और ना ये ऑक्सी एनायन है, तो आपको यहाँ पर क्या बनाने पड़ेंगे? इनके स्ट्रक्चर। और इनके स्ट्रक्चर पे पहले भी बात कर चुके हैं डाइपोल मूवमेंट के टाइम पर। बेटा इसका स्ट्रक्चर बनेगा हाफ ओपन बुक लाइक, और इसका भी बनेगा हाफ ओपन बुक लाइक। ये दोनों H2O2 के स्ट्रक्चर क्या बनते हैं बेटा? हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। अब मुझे बताइए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का शेल नंबर दोनों जगह सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर दोनों जगह सेम है। तो अब शेल नंबर सेम हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, तो तीसरे नंबर पे आपको कौन सा फैक्टर लगाना है? पी नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है? चार्ज। चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज क्या कहना चाहते हैं चार्ज से, वो समझिएगा। मुझे एक बात बताओ, कौन सी बॉन्ड लेंथ निकालनी है? ये वाली। यहाँ पर भी कौन सी बॉन्ड लेंथ निकालनी है बेटा? ये वाली। अब मुझे बताइए, हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे डेल्टा प्लस आएगा, इस पे डेल्टा माइनस आएगा। बट मुझे ओ को कंपेयर करना है तो मैं हाइड्रोजन का चार्ज नहीं लिख रहा हूँ। मुझे बताइए, इस हाइड्रोजन की वजह से भी इस पे क्या आएगा बेटा? माइनस। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वजह से कोई चार्ज नहीं आता। नॉन पोलर बॉन्ड एंड पोलर बॉन्ड, इस तरह का क्वेश्चन किया था डाइपोल मूवमेंट में।
मुझे बताइए इन दोनों में से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन पे आएगा माइनस और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस। तो मुझे बताइए यहाँ ओ ओ पे कौन सा चार्ज आया नेगेटिव, वहां ओ ओ पे कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव। उधर मत देखिए, वहां देखेगा कुछ समझ नहीं आएगा, यही ध्यान दे, ठीक है। हाँ, तो डेल्टा प्लस की बात करें, ओ ओ पे कौन सा चार्ज आ रहा है नेगेटिव, ओ ओ पे कौन सा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। मुझे बताइए नेगेटिव चार्ज आता है तो ये किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, एनायन की तरह, और एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होता है और कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होता है। तो यहाँ जब साइज बढ़ेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और यहाँ साइज छोटा होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। इसका मतलब जब यहाँ पर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो मुझे बताइए H2O2 में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होगी और O2F2 में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होगी, तो बेटा नेगेटिव चार्ज वाले की बॉन्ड लेंथ क्या निकलेगी, ज्यादा, और O2F2 की बॉन्ड लेंथ क्या निकलेगी बेटा, कम। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया गया N2H4 और मान लीजिए एग्जाम में दिया गया बेटा N2F4, ठीक है, और इसके अंदर आपको बोला गया कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ध्यान सुनिएगा, कल हम लोगों ने लास्ट में जो क्वेश्चन किया था, है ना, क्लास खत्म करते वक्त, वहां पर हमने N2H4 का स्ट्रक्चर बनाया था। N2H4 को बोलते हैं बेटा हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन। नाम याद होना चाहिए ना। आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होगा। तो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लिगेंड्स पढ़ने होंगे, और लिगेंड्स में एक नाम आएगा हाइड्राजीन का। लिगेंड मतलब जो लोन पेयर दे सकता है, लुईस बेस हो सकता है, ठीक है। तो आइए N2H4 की बात करें, तो कल हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। N2H4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना था, ठीक है। मुझे बताइए सबसे पहले बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आया तो पहला फैक्टर क्या लगाना है बेटा, शेल नंबर। किसका शेल नंबर लगाओगे, एनएन का। तो एनएन का जो शेल नंबर वहां होगा वही तो यहाँ भी होगा। शेल नंबर सेम होने के बाद सेकंड फैक्टर क्या लगाते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए ना तो ये एमओटी के कैंडिडेट है ना ये ऑक्सीजन आयन है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। और जब आप दोनों के स्ट्रक्चर बनाओगे तो जैसा H2O2 में O2F2 बना, हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन लगाया, वैसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन लगा दिया, तो N2H4 के बदले क्या बन गया बेटा, N2F4, ठीक है। अब एक बात समझे, किसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का। किसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का। शेल नंबर सेम, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम। बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बाद तीसरा फैक्टर कौन सा लगाओगे, चार्ज। मुझे बताइए हाइड्रोजन की वजह से नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और फ्लोरीन की वजह से कौन सा आएगा, प्लस। वैसे तो दो प्लस आएंगे बट एक ही लगा दिया, काम चल जाएगा। मुझे बताइए नेगेटिव वाले का साइज छोटा या बड़ा, और पॉजिटिव वाले का साइज छोटा, मतलब ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, ज्यादा, और वो वाली बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, कम। मतलब यहाँ पर N2H4 में जो NN की बॉन्ड लेंथ मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, और N2F4 में जो NN की बॉन्ड लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा, कम मिलेगी। इसी तरीके से मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको दिया गया बेटा C2H6 और आपको दिया गया बेटा C2F6, और बोला गया बेटा कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आता है, सबसे पहला फैक्टर क्या लगाओगे बेटा, शेल नंबर। कार्बन कार्बन का शेल नंबर दोनों जगह सेम होगा, अगला फैक्टर क्या लगाएंगे, चार्ज। क्या C2H6 का स्ट्रक्चर आता है, हाँ। तो C2F6 में क्या करना है, बिल्कुल बस हाइड्रोजन को हटा के फ्लोरीन लगा देना है, कौन तैयार हो जाएगा बेटा, C2F6। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं C2H6 और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं C2F6। पहला फैक्टर क्या लगा है बेटा, शेल नंबर। कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, कार्बन कार्बन की, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन पे फोकस कर लेते हैं पहले तो। शेल नंबर दोनों का सेम है, बॉन्ड ऑर्डर भी सिंगल और सिंगल है, शेल नंबर सेम, बॉन्ड ऑर्डर सेम। तीसरा फैक्टर क्या लगाओगे, चार्ज। चार्ज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वजह से कार्बन पे क्या आएगा बेटा, माइनस, और फ्लोरीन की वजह से कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। नेगेटिव वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, पॉजिटिव वाले की बॉन्ड लेंथ कम। तो हम लोग जो परसेंटेज पी कैरेक्टर जो काम करके देता है ना, वो काम चार्ज भी करके दे देता है। तो हम लोग पी कैरेक्टर से बढ़िया चार्ज से समझ लेंगे, क्योंकि चार्ज से समझना कंपेरेटिवली इजी है। वहां पर जब पी कैरेक्टर में जाएंगे तो फिर ऐसा होता है कि ये एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, उधर पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, या एस कम हो गया वहां पी ज्यादा हो गया, तो वो सब में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एक सिंपल मेथड होता है चार्ज का, तो हमने इसको चार्ज से समझ लिया। नोट करें, आगे और बढ़ते हैं कुछ केसेस पे।
क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, हैं? तो बस बोल देते हो यस सर, करते भी हो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे ना, जितने भी हो सके इंक्रीज करते रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस। कर लिया नोट डाउन? जल्दी लिखो। चले ना, अब ये जो केसेस अभी हम लोगों ने डिस्कस करे बेटा, इसके अलावा और क्या आ सकते हैं बॉन्ड लेंथ के केसेस? तो देखो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चल रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। क्वेश्चन बोलते जा रहा हूं, लिखिएगा। कंपेयर कंपेयर द ऑर्डर ऑफ एक्स एंड वाई इन compare the order of x and y in ठीक है। सपोज आपको ये स्ट्रक्चर बना के दे दिया एग्जाम में, है ना, और इसमें आपको बॉन्ड लेंथ एक्स और वाई शो कर रखी है। सपोज ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया बेटा, एक्स, और इस वाली बॉन्ड लेंथ को उन्होंने क्या नाम दे दिया बेटा, वाई। और आपको बोला गया है एक्स और वाई को कंपेयर करना है। सॉल्व करिए इसको, क्या ऑर्डर आएगा, एक्स ज्यादा होगा, वाई ज्यादा होगा, बराबर होगा, कैसा क्या हो सकता है। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। कौन ज्यादा होगा, क्यों? हाँ, शेल नंबर ज्यादा है, ठीक है ना। तो x और y में से y ज्यादा है, क्योंकि इधर x का जो शेल नंबर आएगा वो आएगा 3 2, और इसका शेल नंबर आएगा 4 2, ठीक है। तो शेल नंबर ज्यादा है y का, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगी, ज्यादा। रीजन आप लिख लेंगे शेल नंबर 3 2 4 2, ठीक है। चले, इसके बाद दो और केसेस आपके पास एक्स और वाई कंपेयर करने के लिए। दूसरे वाले में बताइए कौन ज्यादा है, एक्स या वाई? वाई। क्यों? क्यों? हाइब्रिडाइजेशन के बाद में नोट लिखे थे 5, है ना, कि लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन वगैरह वगैरह। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d। और sp3d में अगर इक्वेटोरियल और एक्सियल की बात करें तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, बड़ी। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ कौन सी शो करेगी, वाई, इसलिए वाई की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि ये कौन सी बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई इज रिप्रेजेंटिंग एक्सियल बॉन्ड लेंथ एंड एक्स इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल में से एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपके सामने, एक्स और वाई। इस बार बस मैंने साइड आइटम चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d। sp3d में कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, एक्सियल बड़ी होती है इक्वेटोरियल से, है? हाँ, ये ध्यान रखना, उस टाइम पे एक नोट लिखा है था, आपको नोट में लिखा था मैंने, इफ ऑल साइड एटम्स आर सेम। यहाँ पर सारे साइड एटम सेम है, इसीलिए एक्सियल और इक्वेटोरियल में से एक्सियल बड़ी है, लेकिन यहाँ पर सारे साइड एटम सेम नहीं है। अब ऐसे केसेस में कुछ भी हो सकता है, ऐसे केसेस में हो सकता है एक्सियल बड़ा हो इक्वेटोरियल से, हो सकता है इक्वेटोरियल बड़ा हो एक्सियल से, ऐसा कुछ भी हो सकता है दोनों बराबर भी हो।
यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको एक्सियल में कौन दिख रहा है बेटा, पीएफ, और इक्वेटोरियल में कौन दिख रहा है बेटा, पीसीएल। ये वाला बॉन्ड कौन सा है बेटा, पीसीएल। ये वाला बॉन्ड कौन सा बेटा, पीएफ। पीएफ वाला बॉन्ड लेंथ क्या आएगा बेटा, छोटा, क्योंकि उसके शेल नंबर कम है, और पीसीएल वाला बॉन्ड लेंथ क्या आएगा बेटा, बड़ा, क्योंकि उसके शेल नंबर ज्यादा है। तो ध्यान रखना, ये जो इक्वेटोरियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सियल या एक्सियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, ये तभी वैलिड होता है जब सारे साइड एटम्स क्या होते हैं बेटा, सेम। अगर साइड एटम डिफर कर जाते हैं तो फिर वो कंडीशन भी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये किससे सॉल्व हो रहा है बेटा, शेल नंबर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ केसेस देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, लिखिएगा क्वेश्चन, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ 4 स्पीशीज आपके सामने लिखे हुए, इनकी बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करनी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में टेबल में आपको बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज दे रखी है, उसी टेबल में से उठाया गया ये क्वेश्चन है, मतलब वहां से बनाया मैंने। तो ये कभी भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसका पैटर्न अपन देख लेते हैं कैसे क्या होगा। किसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे बेटा, पहले वाले में एच है, दूसरे वाले में एन है, तीसरे वाले में ओ है, अगले वाले में एफ है। तो अपने को उन्हीं की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर बनाते जाइए। 1 मिनट का समय, दिमाग लगाइए, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए अपने को सोचना पड़ेगा कि भाई क्या होता अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, और जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्या आएगा भैया आंसर इसका, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी आएगी बेटा, H2, देन N2, देन O2 एंड F2। क्यों हुआ ऐसा, शेल नंबर। अब देखो मेरी बात सुनना, बच्चे क्या करते हैं, मैंने आपसे पूछा था कल बॉन्ड लेंथ का सबसे पहला फैक्टर क्या है, तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर। जो बच्चा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ लगाएगा वो N2 सबसे पीछे कर देगा, अगले का नहीं। ठीक है, पहला फैक्टर क्या लगाना है बेटा, शेल नंबर। इसका शेल नंबर क्या है बेटा, 1 1। इनका शेल नंबर क्या है बेटा, 2 2 2 2 और 2 2। ठीक है, तो जिसका शेल नंबर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, और जिनका शेल नंबर ज्यादा है तो इनका शेल नंबर बराबर 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 है। और फिर इसमें क्या लगाओगे, बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 2 है, 1 है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ये ऑर्डर बन के आएगा। एनसीईआरटी में इसकी वैल्यूज आपको दे रखी है, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, BF3, BCl3, BBr3, BI3, और आपको बोरॉन हेलोजन का बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कंपेयर करना है। याद करिए बॉन्ड एंगल में हमने रेगुलर ज्योमेट्री का ये पहला क्वेश्चन देखा था, और उस टाइम पर हमने ये देखा था कि इन सबके बॉन्ड एंगल भी बराबर थे, लेकिन मैंने बोला था बॉन्ड एंगल तो बराबर है लेकिन बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी। सिंपली है ना, समझ में आ जाता है। जब आप शेल नंबर से सॉल्व करेंगे बेटा, तो पहले वाले का शेल नंबर क्या आएगा, 2 2, अगले वाले का क्या आएगा, 2 3, अगले वाले का क्या आएगा, 2 4, और इसका क्या आएगा बेटा, 2 5। लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। ये ऑर्डर आ जाएगा, सिंपल सा ऑर्डर। अब यहाँ पर मैं BF3 लिख दूं, इसके अलावा मैं यहाँ क्या कर सकता था, CH4, SiH4, GeH4, SnH4, PbH4। सेंट्रल एटम चेंज कर देता, साइड एटम वही रखता, एक ही ग्रुप के कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, Pb, उनके हाइड्राइड्स ले लेता। तो बेटा CH, SiH, SnH, इस तरह से बॉन्ड लेंथ वहां भी बढ़ती जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो सकते हैं इन पैटर्न पे, उस पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, और कल जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे उसके अंदर हम लोगों ने कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन किया था, जहां पर हमने लिया था C2H2, C2H4, C2H6। याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन, हमने यहाँ पर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करी थी कल। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं वापस से, तो बेटा C2H2 का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा,
C2H4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा और C2H6 का स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से बना देंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पर कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ के अलावा यहाँ पर हमने डिस्कशन करा है, अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर CH बॉन्ड। कल हमने CC बॉन्ड लेंथ निकाला था, भाई इसमें CH बॉन्ड भी तो है, हो सकता है CC बॉन्ड लेंथ ना पूछ के क्या पूछ ले बेटा, CH बॉन्ड लेंथ। चलिए ऑर्डर बनाइए इसके CH बॉन्ड लेंथ का। क्या लिखेंगे? पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल करोगे तो मीनिंग तो वही रहेगा। सोच लिया भाई सबने आंसर, ठीक है। अब इधर चेक करते जाइएगा बेटा। हम लोग यहाँ पर CH बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं, अब ध्यान सुन रहे हैं ना। सबसे पहली बात, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन में पहला फैक्टर क्या लगाओगे बेटा, शेल नंबर। तो बेटा CH का शेल नंबर तीनों जगह 2 1 2 1 2 1 बराबर आ गया। फिर क्या देखोगे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन हाइड्रोजन का यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, वो भी सेम हो गया। फिर क्या लगाओगे बेटा, चार्ज। अब चार्ज लगाते हैं, जरा ध्यान से देखना है ना। मुझे बताओ, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की कहानी समझना। हाइड्रोजन के साथ कितना कार्बन जुड़ा हुआ, एक। मान लो मैं ये वाला CH लेके चल रहा हूँ, मान लो मैं ये वाला है ना कोई एक CH लेना है, तो मैंने ये वाला CH ले लिया, यहाँ पर ये वाला CH ले लिया और यहाँ पर ये वाला CH ले लिया। आप कोई भी ले लो, बात वही पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे बताइए, हाइड्रोजन की वजह से इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा, डेल्टा माइनस। इस कार्बन की वजह से तो इस पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि दोनों का EN क्या है बेटा, सेम। मुझे बताइए, इस कार्बन पे, हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा प्लस, इस कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस। पर इस हाइड्रोजन की वजह से भी तो इस पे डेल्टा माइनस आएगा। यहां पर बताइए, इस हाइड्रोजन की वजह से इस कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस। लेकिन इस हाइड्रोजन की वजह से भी डेल्टा माइनस आएगा और इस हाइड्रोजन की वजह से भी डेल्टा माइनस। और हाइड्रोजन जो ले रहे हो वो डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस, एक एक डेल्टा प्लस वाले ये केवल। तो डेल्टा चार्ज देखना है, चार्ज में हाइड्रोजन का चार्ज तो तीनों जगह सेम है, लेकिन कार्बन का चार्ज तीनों जगह अलग है। और इस पे कम नेगेटिव है, इस पे ज्यादा नेगेटिव, इस पे और ज्यादा नेगेटिव है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज उतना ज्यादा बढ़ेगा, और साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा। मतलब इसमें से C2H2 में जो CH का बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटा, C2H4 में जो CH की बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी, और C2H6 में जो CH की बॉन्ड लेंथ है वो आपको क्या मिल जाएगी बेटा, सबसे ज्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये ऑर्डर आ जाता है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का। कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से भी चार्ज को अप्लाई करना कैसे होता है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ के ऊपर जो बेसिकली हमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने थे वो हमने यहाँ पर देखे। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको है ना एक्सेप्शनल पॉइंट्स लिखा रहा हूँ बॉन्ड लेंथ के, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो कभी भी पूछे जा सकते हैं और इसीलिए इनके बारे में जानकारी होना हमें जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, 3 बॉन्ड लेंथ्स मैं आपको कंपेयर करा रहा हूं, और वो 3 बॉन्ड लेंथ्स का कंपैरिजन कैसा है, इधर देखो। कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन के सिंगल सिंगल बॉन्ड, डबल डबल बॉन्ड और ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड का अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। इतना तो सबको समझ में आता है कि ये सबसे छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा। ट्रिपल बॉन्ड छोटा, डबल बॉन्ड बड़ा, सिंगल बॉन्ड और बड़ा, इसमें भी ऐसे ही होगा। लेकिन इनकी इनकी आपस में जब कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन क्या बन रहा है उसको समझिए। एक बात बताइए, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है और कार्बन नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है बेटा, पहला फैक्टर आप क्या लगाते हैं, शेल नंबर। सुनते जाना, ध्यान से समझते जाना। पहला फैक्टर आप क्या लगाते हैं, शेल नंबर। शेल नंबर बताइए यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 2 2। वो तो सभी के लिए एक ही बार हो जाएगा डिस्कशन, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 2, शेल नंबर सेम। फिर क्या लगाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। सिंगल सिंगल का कंपेरिजन है, डबल डबल का कंपेरिजन है, ट्रिपल ट्रिपल का कंपेरिजन। फिर क्या लगाते हैं, चार्ज। सुनते जाना, चार्ज। चार्ज लगाओगे तो क्या होगा, इस पे कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा। इस पे चार्ज आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, पर आप फिर भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे। इस पे कोई चार्ज नहीं है, पर इस पे प्लस और इस पे माइनस है। तो बताओ कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, नहीं कर पाओगे। क्यों, प्लस का मतलब ये छोटा हो गया, माइनस का मतलब ये बड़ा हो गया। तो एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, तो बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ा। तो चार्ज यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, समझना इस बात को।
भैया इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे चार्ज है, लेकिन इस पे चार्ज होने के बावजूद भी आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्लस का मतलब है ये वाला साइज छोटा हो गया, ये वाला साइज बड़ा हो गया, तो एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, तो जो जितना था उससे छोटा, जो जितना था उससे बड़ा, तो ले देके तो वही पहुंच गया। तो इसका मतलब है यहां पर चार्ज से भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब ध्यान सुनो, पहला आपने फैक्टर लगाया शेल, दूसरा फैक्टर लगाया बॉन्ड ऑर्डर, तीसरा लगाया चार्ज। जब चार्ज भी काम ना करे तो घूम फिर के साइज पे आ जाना वापस, शेल नंबर पे आना। पहले फैक्टर में, पहले फैक्टर में अपन ने क्या देखा, शेल नंबर तो बराबर है, लेकिन शेल नंबर बराबर होने का मतलब ये थोड़ी कि साइज बराबर होगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनका शेल नंबर बराबर होता है, लेकिन साइज तो कम ज्यादा होता है। बेटा कार्बन कार्बन का साइज दोनों जगह बराबर, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन बड़ा है और नाइट्रोजन छोटा है। इसका मतलब है ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी आएगी और ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, बड़ी। और ये बात तीनों जगह होनी चाहिए, इसमें कोई परेशानी है ही नहीं। तो ये ऑर्डर ऐसे आने चाहिए थे, लेकिन इनमें से पहला वाला और तीसरा वाला ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड वाले की जो वैल्यू एनसीईआरटी ने दे रखी है वो ऐसी दे रखी है, और ये आपको मतलब ये दो तो ठीक है, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है, पर ये वाला ट्रेंड आपको एक्सेप्शनल ट्रेंड मान के एनसीईआरटी की वैल्यू के हिसाब से ये ऐसा ट्रेंड दे रखा है आपको, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड एन में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बेटा, सी डबल बॉन्ड एन की। कायदा ये बोलता है कि सीसी ज्यादा होना चाहिए था, अगर ऐसा देता है एनसीईआरटी तो बिल्कुल सही होता, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की जो वैल्यू है वो दे रखी है, और वैल्यू दे रखी है तो आपको उसी को जस्टिफाइड मान के इसको याद रखना ही पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए इसके। तो सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल सही ऑर्डर दे रखा है एनसीईआरटी ने, लेकिन डबल बॉन्ड का ऑर्डर उसने गलत दे रखा है। अब जो भी दे रखा है उसने दे रखा है वही सही है, अपने को उसको मानना ही पड़ेगा। तो इस पॉइंट को याद रखें। हालांकि आज तक आया नहीं क्वेश्चन ये, लेकिन कभी भी आएगा तो टेबल है एनसीईआरटी के, उसी में से है, तो अपने आप को भी बस लाचार महसूस ना करें। वहां पर पहले से पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो आंसर की का इंतजार करेंगे, फिर पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर वगैरह जो हमको देखने थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा जो बॉन्ड लेंथ का खेल था वो खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कशन करना है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में हमें इस चैप्टर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वीक फोर्सेस के बारे में पढ़ना होता है। मेनली कोवेलेंट बॉन्ड का जो भी कंडीशन था वो हमने पढ़ लिया। अब हम वीक फोर्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। वीक फोर्सेस में दो तरह की कंडीशंस हमें पढ़नी है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक फोर्स की कैटेगरी में आता है, और वंडरवॉल फोर्सेस भी वीक फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह को समझना होता है। तो हम उस पर चलेंगे, पर पहले हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक कवर करेंगे, फिर वीक फोर्सेस कवर करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम को देखो जरा, तो नाम को देखकर एक फील आता है कि ऐसा बॉन्ड जिसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा हो, हाइड्रोजन। ठीक है, अब एक बात समझ ले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन्हीं कंपाउंड्स में हो सकती है जहां पर कौन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन। नाम से समझ में आता है इतना तो। ठीक है, मान लो मैं आपको बोल दूं कि क्या सीएलएफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्या नहीं, क्यों नहीं होगी, हाइड्रोजन नहीं तो कहां से करेगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे पास कौन होना चाहिए बेटा, हाइड्रोजन तो होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे तो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन होता है, तो क्या हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है क्या, नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक कंडीशनल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बेटा, कंडीशनल। मतलब पहली कंडीशन ये है कि कंपाउंड के अंदर कौन होना चाहिए, हाइड्रोजन। इसके अलावा ऐसी भी कंडीशन है कि हर हाइड्रोजन एच बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस को फॉलो करना पड़ेगा, और वो सिचुएशंस क्या होती है वही हमें यहाँ पर सीखना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहली बात समझिए, केवल वही हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा जो फोन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, फोन से। किससे जुड़ा होता है, फोन से। फोन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ डायरेक्टली जुड़ा हुआ मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ हाइड्रोजन जो होता है ना, जैसे अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, है ना, पर्टिकुलरली ये तीन मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे, HF, H2 और NH3। ये बहुत ध्यान समझना है, ये पूरा टॉपिक जो अभी चल रहा है ये आपके 12th बोर्ड में भी काम का है ना। 12th बोर्ड में 1 मार्क 2 मार्क में क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप से ज्यादा क्यों है, कम क्यों है, ऐसा वैसा ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको 1 मार्क 2 मार्क में। तो उसमें यही रीजन जाता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसके ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं, आंसर फिक्स होता है, एक ही लिखना होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर आ जाते हैं। ठीक है ना, अब आइए ध्यान दीजिए, बाकी क्वेश्चन में जो पूछा था वही लिख देते हैं आगे पीछे।
HFH2NH3, हाँ ऐसे ही होता, बताऊंगा अभी। देखो HFH2NH3 कंडीशन क्या, ध्यान सुनिएगा। मुझे बताइए यहाँ पर HF का जब अपन स्ट्रक्चर बनाते तो ऐसे बनता बेटा, H2O का जब अपन स्ट्रक्चर बनाते तो कुछ इस तरह से बनता है बेटा, और NH3 का जब अपन स्ट्रक्चर बनाते तो बेटा कुछ इस तरह से बन के आता, ठीक है ना। यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर दिखाना हो तो दिखा दे, नहीं दिखाना तो भी दिखा दे, इस पे भी लोन पेयर है, ठीक। कौन सा हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन तो बहुत सारे कंपाउंड में, CH4 में भी हाइड्रोजन है, तो CH4 का स्ट्रक्चर भी बना दिया अपन ने, लेकिन ये CH4 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है, फोन से। डायरेक्टली फोन से जुड़ा हुआ मतलब हाइड्रोजन मस्ट बी कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये पहली बात दिमाग में फिट कर लीजिए ना, क्योंकि बच्चे जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो अपने को एक एक कंडीशन क्लियरली समझते हुए चल रहा है। वही हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा जो डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा, फोन से। डायरेक्टली फोन से जुड़ा होने का मतलब है उसका कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए किसके साथ, फोन के साथ। अब बात ये आ गई, मान लो ये फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मैंने यहां रख दिया, तो क्या ये हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते, बिल्कुल तैयार है। जो हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग के लिए तैयार होगा, जो हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग के लिए तैयार होगा, उसको मैं यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए बोलूंगा एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, आप उसको एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, बट मैं यहां पर उसको नाम दूंगा एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन अगर मैं किसी को कह रहा हूं या मैं पूछ रहा हूं कि एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो आपको उसका मतलब ये समझना है कि एक्टिव पूछा है मतलब वो बताना है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव। जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इनएक्टिव। क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है या इनएक्टिव है बेटा, एक्टिव। ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव। पर ये हाइड्रोजन एक्टिव क्यों होंगे, उसका कारण समझते हैं कि क्यों है ऐसा कि यही हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, वो कार्बन वाला क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका कारण समझना है। कारण ये है कि ये जिस एटम से जुड़े हैं ना, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा। क्या है ये, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्या होगा बेटा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, और क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका भी EN 3 या 3 से ज्यादा वाले बेसिकली है। ऐसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जबरदस्त तरीके से खींचते हैं। और जब ये जबरदस्त तरीके से, मान लो यहाँ पर बहुत 2 इलेक्ट्रॉन थे, पर ये फ्लोरीन तो इतना ताकतवर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब खींच लिया इसने। हाइड्रोजन याद करो ऐसे चल रहा था उसके साथ पैर लेके, नहीं ना, तो इसके ऊपर आ गया खूब सारा माइनस और इसके ऊपर आ गया खूब सारा प्लस, बस ये टिका हुआ है जैसे तैसे कि भाई प्लीज, ठीक है, मैं भी हूं बॉन्ड में। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। अब क्या होगा, ये इससे तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, तो 2 लात मार के फिर भगा दे। तो सामने अगर कोई एक ऐसा एटम आ जाए जिसके पास क्या पड़ा हुआ, लोन पेयर, वो लोन पेयर इसके तो किसी काम का है नहीं, क्योंकि इसने उसको बॉन्डिंग में यूज नहीं किया है, और इसके ऊपर क्या आ चुका है, प्लस, बहुत सारा प्लस। और ये बहुत सारा प्लस कब आएगा, जब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, तब ये सारे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे आएगा खूब सारा माइनस, और जितना इस पे माइनस आएगा उतना ही इस पे क्या आएगा बेटा, प्लस। जब इस पे खूब सारा प्लस आएगा और सामने कोई ऐसा स्पीशीज आ जाए जो लोन पेयर लेके बैठा हुआ है, तो इसका प्लस उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। और ये जो अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड बनेगा, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और इस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला जो हाइड्रोजन होगा उसको एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाएगा, लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन तब होगा जब हाइड्रोजन पे खूब सारा डेल्टा प्लस आएगा, और खूब सारा डेल्टा प्लस लाने का काम हर कोई नहीं कर सकता, वो कौन कर सकता बेटा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज सच एज फोन, ठीक है। अब अगर फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो इसको हमने बोल दिया हाईली एक्टिव, और ये सामने सामने जो इससे नहीं जुड़ा हुआ कोई एटम आएगा, नहीं जुड़ा हुआ कोई एटम आएगा, इसके बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, तो बस अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये वीक फोर्स है, वीक फोर्स इन द सेंस सड़क चलते चलते जो अट्रैक्शन होते तुम्हारे, वो होते वीक फोर्सेस, ठीक है। हाँ, तो ऐसे चलते गए है ना, हाँ, तो ये होते वीक फोर्सेस, ठीक। अब इधर देखो, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन पे आ गया खूब सारा डेल्टा प्लस, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर वाला एटम, ध्यान सुनना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं XHY। X शुड बी फोन, H के ऊपर आ गया धनाधन 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 डेल्टा प्लस, और इस Y को होना पड़ेगा, इसको भी फोन होना पड़ेगा। क्यों फोन होना पड़ेगा सर, यहां पर अगर मान लो ये X जो मैंने लिखा है ना,
ये एक्स मान लो एक बार फ्लोरीन है, एक बार ऑक्सीजन है, एक बार नाइट्रोजन है, कभी कभार क्लोरीन भी आ सकता है, बट उसका केस अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो डेल्टा प्लस है इसके पास क्या बेटा, लोन पेयर। याद करें बीबीटी में पढ़ा था, लोन पेयर, फोन आते ही लोन पेयर दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर हमेशा अगर किसी पे अवेलेबल है तो वो कौन है बेटा, फोन। तो ये क्या करेगा, ये इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, और ये अट्रैक्शन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक सवाल आता है कि सर फोन ही क्यों लिया, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस पे भी लोन पेयर, या दुनिया में और किसी के पास लोन पेयर है, तो क्या वो एच बॉन्ड नहीं बना सकता क्या, क्योंकि इसमें प्लस तो है, तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचना। एक बात समझिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक फोर्स है, वीक फोर्स, और वीक फोर्स हमेशा डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते, आप सोचिए, अगर हाइड्रोजन का शेल नंबर 1 है और फ्लोरीन का शेल नंबर 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये डिस्टेंस अगर मैं यहां पर 2 के बदले 3 या 4 या 5 लूंगा, तो बताइए ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसके खींचने का पावर भी तो कम हो जाएगा, और अगर खींचने का पावर कम हो गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तो बॉन्ड बन नहीं पाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि एक वीक फोर्स है, तो वीक फोर्स तभी स्ट्रांग हो सकता है जब शेल नंबर कम हो, डिस्टेंस कम हो, और डिस्टेंस कम के साथ लोन पेयर भी चाहिए। तो अब बताओ मुझे, पहले पीरियड में कौन होता, हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम तो बॉन्ड बनाना बन गया। अब बचा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इधर शुरू वालों के पास ईएन ज्यादा है नहीं, लोन पेयर है नहीं, इधर जाने पर साइज छोटा होता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका शेल नंबर तो सेम है, लेकिन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के मुकाबले इनके साइज छोटे हैं बेटा। तो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो वीक फोर्सेस को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा बेटा, फोन करेगा, ठीक है। अब आते हैं वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन सुनना। मैं पहले आपको यहां पर इसकी डेफिनेशन अभी लिखाऊंगा, लेकिन एक बार अभी मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया, अब देखो ध्यान से। हाइड्रोजन बॉन्ड को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है XHY, ठीक है। XHY का मतलब है ये हाइड्रोजन एक्टिव है और ये डायरेक्टली किसी से जुड़ा है। ये हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा होना चाहिए बेटा, फोन से, ठीक। ध्यान सुनिएगा, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन डायरेक्टली एच बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर खूब सारा क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा प्लस। लेकिन क्या ऐसा है कि सिर्फ फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं। आपने सुना होगा sp हाइब्रिड कार्बन वाला हाइड्रोजन भी एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि sp हाइब्रिड कार्बन का En 3.25 होता है, 3.25। वन जंप रूल वगैरह बताया होगा सर ने आपको, है ना। तो ये 3.25 होता है, और ये हमने लिखा भी था जब हमने पीरियोडिक टेबल में परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन लिखा था, तो वहां पर हमने सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन और ट्रिपल बॉन्डेड का ईएन लिखा था। सिंगल बॉन्डेड कार्बन का ईएन 2.5, डबल बॉन्डेड का 2.75 और ट्रिपल बॉन्डेड का 3.25। तो इसका ईएन भी बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजन से ज्यादा ही है, बल्कि तो नाइट्रोजन से ज्यादा ईएन है, मतलब ये तो और बढ़िया तरीके से चार्ज डेवलप करेगा। और इसके अलावा जो आपके ग्रुप ईएन वाली कंडीशन आती है, CF3 CCl3, ये जो ग्रुप्स होते हैं ना CF3 CCl3 वाले, ये ग्रुप भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो होगा वो भी क्या कर सकता है बेटा, एच बॉन्डिंग वाले हाइड्रोजन को तैयार कर सकता है। मतलब अगर यहाँ पर CHF3 हुआ तो CHF3 का जो हाइड्रोजन होगा वो एच बॉन्डिंग कर सकता है। अगर यहाँ CHCl3 हुआ तो CHCl3 का जो हाइड्रोजन होगा वो एच बॉन्डिंग कर सकता है। सॉल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर डेविएशन आता है, राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। वहां पर क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि वो एच बॉन्डिंग कर पाता है। CCl3 वाला जो हाइड्रोजन होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है बेटा, और एक्टिव हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। खैर, अपने को इनऑर्गेनिक में इनका कोई ज्यादा यूज आने नहीं वाला, हमें जरूरत जो पड़ने वाली आईओसी के अंदर है ना, ये जो ग्रुप्स है ये आपको ओसी में काम आएंगे, इसलिए मैंने बता दिया थोड़ा सा। हमें जो काम आएगा वो किसका काम आएगा, फोन का। तो हमारे दिमाग में तो सेट होना चाहिए, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एच बॉन्डिंग। लेकिन कब कर पाएगा, जब सामने वाले के पास क्या होगा, लोन पेयर, और सामने वाले का साइज क्या होगा, छोटा। और वो तब हो सकता है जब सामने वाला कौन होगा, फोन, या कभी कभार कौन हो सकता है, क्लोरीन। क्लोरीन हमेशा नहीं होगा, कभी कभार होगा। और ऐसे होने पर इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो ये जो बॉन्ड बन के आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लोरीन की जो कहानी है, क्लोरीन समटाइम्स ही आ सकता है, और वो समटाइम्स क्या होंगे, जब किलेट रिंग का फॉर्मेशन होगा, चिलेट रिंग। हाँ, तो जब किलेट रिंग का फॉर्मेशन होगा तो किलेट रिंग के फॉर्मेशन के समय पे क्लोरीन पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज क्लोरीन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन का शेल नंबर क्या है, सादा। लेकिन जब रिंग बनेगी
5 या 6 मेंबर रिंग बनेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती है और उस समय ये पार्टिसिपेट करेगा। अब एक काम करें, डेफिनेशन बोल रहा हूं इसकी पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड की, और फिर ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी हमें लिखना है। लिखिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल 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 डैश डाइपोल है ना, इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल, आयन डैश डाइपोल है ना, इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल टाइप ऑफ अट्रैक्शन। It is a type of dipole dipole or ion dipole type of attraction between partially positively charged hydrogen, between partially positively charged hydrogen, between partially positively charged hydrogen, between partially positively charged hydrogen। इधर देखिए, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, इसके बाद ब्रैकेट में लिखे पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन क्या हर किसी को मानेंगे? नहीं, उसको मानेंगे जो डायरेक्टली किससे बॉन्डेड होगा, फोन से या इन सबसे। तो ये लिखा रहा हूं आपको कंडीशन, जहां पर आपने लिखा पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, उसके बाद ब्रैकेट बनाइएगा और लिखिएगा ब्रैकेट में लिखिएगा डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड टू पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिखिएगा डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फोन, directly covalently bonded to phone, directly covalently bonded to phone, comma sp hybrid carbon, directly covalently bonded to phone, comma sp hybrid carbon, comma cf3, comma ccl3। जो सारे बोर्ड में लिखे हुए एक्स के नीचे वो सारे लिख ले, है ना। फोन, sp हाइब्रिड कार्बन, cf3, ccl3, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ध्यान सुनो, उस हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन माना गया, इधर देखो, उस हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन माना गया है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, फोन से, sp हाइब्रिड कार्बन से, cf3 से और ccl3। ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखे, शुरू से एक बार डेफिनेशन सुन लेना। इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल टाइप ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, फिर ब्रैकेट आ गया, एंड ब्रैकेट के बाद लिखे एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, and highly electronegative atom, and highly electronegative atom। यहां पर अपन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसको बोल रहे हैं? इनको। ये क्या ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है? तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फोन कॉल, सच एज फोन कॉल, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और Cl, फोन कॉल। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज FON एंड समटाइम्स Cl। ठीक है, फुल स्टॉप। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये जो डेफिनेशन है इसको समझते हैं एक बार, इधर देखिए बोर्ड पे इसका रिप्रेजेंटेशन समझते क्या कहना चाहता है। यहां पर दो नाम आए डेफिनेशन में, एक तो आया है डाइपोल डाइपोल और एक आया बेटा आयन डाइपोल। अब ये डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल क्या है उसके लिए थोड़ी देर वेट करेंगे, अभी जैसे हम 2-3 स्लाइड पे आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें आप बता देंगे। मतलब एक तरह का अट्रैक्शन है, ठीक है। और अट्रैक्शन किस किस के बीच में है? पार्शियली पॉजिटिवली हाइड्रोजन, पर पार्शियली पॉजिटिवली हाइड्रोजन किसको माना गया है? विच इज डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फोन, sp हाइब्रिड कार्बन, cf3, ccl3 एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फोन और समटाइम्स। तो ये आपके सामने रिप्रेजेंटेशन भी बना, इस रिप्रेजेंटेशन को भी एज इट इज डेफिनेशन के बाद में आप ड्रॉ कर ले, है ना। अब ये डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल का मीनिंग क्या है वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं अपन, उस पर इंडिविजुअली केसेस आएंगे। चले, है ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सारी बातें जो हमने डिस्कशन करी, इसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग डालिएगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट सब हेडिंग डालिएगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड।
स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहने का मतलब, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टॉपिक है इसमें 4-5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले वो क्वेश्चन के टाइप समझ लो। पहला क्वेश्चन तो डेफिनेशन जो था वहां से कुछ बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा बेटा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत सारे बन सकते होंगे, उनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये सारे वीक है तो वीक में से कंपेरेटिवली कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, उसके एग्जांपल्स और उससे रिलेटेड मॉलिक्यूल्स पे हमको डिस्कशन करना होता है, जो कि इसके एप्लीकेशन आएंगे। मैंने बोला बोर्ड में आपसे पूछता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, क्यों, तो रीजन में अपन क्या लिखते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मुझे एक बात समझिएगा यहाँ पर बेटा, जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बात बताओ, अभी हमने जो XHY लिखा था, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बना था, X और H के बीच में या H और Y के बीच में? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, तो इस पे फोकस करेंगे, इसके स्ट्रेंथ की बात हो रही, इसके स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही। जब हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों को बनाना है तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ में भी इन्हीं दोनों का रोल होगा, और किसी का रोल तो आएगा नहीं, कोई तीसरा आइटम थोड़ी इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करेगी, H और Y। पूरा फिनोमिना घुमाइए दिमाग में, मैंने आपको क्या बताया था। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है बेटा, खूब सारा पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा। फिनोमिना समझिए ना, कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं, आराम से फिनोमिना को समझिए, आपको जो फैक्टर्स है वो समझ में आ जाएगा। अगर इस पे डेल्टा प्लस आएगा, मुझे बताइए, अगर इस हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस ज्यादा है तो क्या ये इस वाई के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा या कम खींचेगा? और ये फोर्स वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ऐसी कंडीशन है H और Y में, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस पे चार्ज है थोड़ा सा कम प्लस है, ठीक है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, यहां भी बना है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इतनी बात समझ में आती है। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मुझे बताइए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी वो ज्यादा आएगी या कम आएगी? ज्यादा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। दो एटम के बीच में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, शेयर होता है, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? डेल्टा प्लस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे जितना ज्यादा डेल्टा प्लस आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बनेगी, क्योंकि डेल्टा प्लस ज्यादा होने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मैदान में उतरेगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। पर एक बात बताओ, इस पे डेल्टा प्लस ज्यादा आएगा कब? हाँ, जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मान लो ये X को अब रिप्लेस कर रहा हूं, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और यहां पर अपन ले लिया Y Y Y, इसको सेम रख दिया है ना। मुझे बताओ फ्लोरीन से जुड़े हुए हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस ज्यादा आएगा तीनों में से या कम आएगा? ज्यादा। इस पे थोड़ा सा कम और इस पे और भी कम। जिसका डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बनाएगा, ये थोड़ा वीक बनाएगा और ये उससे भी वीक बनाएगा। ये कंडीशन आ रही है। तो आइए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में पहला जो फैक्टर है वो लिखेंगे, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, ग्रेटर द डेल्टा प्लस चार्ज ऑन हाइड्रोजन, ग्रेटर द डेल्टा प्लस चार्ज, डेल्टा प्लस मतलब पार्शियल पॉजिटिव की बात हो रही है, greater the delta plus charge on hydrogen, stronger will be the hydrogen bond. Greater the delta plus charge on hydrogen, stronger will be the hydrogen bond. Greater the delta plus charge on hydrogen, stronger will be the hydrogen bond. ठीक है, ये जो पॉइंट आपको लिखाया गया है ग्रेटर द डेल्टा प्लस चार्ज, इसको मार्केट में ऐसे बोल देते हैं, जिसका डेल्टा ईएन ज्यादा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। बात वही है, इसका डेल्टा ईएन ज्यादा है तो इस पे डेल्टा प्लस ज्यादा आएगा, इसका डेल्टा ईएन कम है तो इस पे डेल्टा प्लस कम आएगा, इसका डेल्टा ईएन और कम है तो डेल्टा प्लस और कम आएगा। कहने के तरीके अलग अलग है, मैथमेटिक्स एक तरह से, तो सॉल्व करने के तरीके अलग है। ठीक है, अब आइए सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं या सेकंड फैक्टर पे चलते हैं। ध्यान सुनना, पहला फैक्टर अपन ने क्या समझा कि बेटा हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? H और Y के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम इसको करना है, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी इसी को देनी है कि अगर इसका खींचने का पावर ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा। वाई में कुछ भी आ जाए, फोन कॉल में से कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके खींचने का पावर क्या है? ज्यादा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बेटा जो आपने XHY लिया, ये Y1 ले लेता हूं, और यहां पर XHY लिया, ये Y2 ले लेता हूं, ये दोनों हाइड्रोजन पे जो डेल्टा प्लस है वो बराबर आ जाए। जैसे मान लो ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है और ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस इस बार क्या हो गया? बराबर।
मान लो एक का डेल्टा प्लस ज्यादा होता है, एक का कम होता, तो जिसका डेल्टा प्लस ज्यादा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता। लेकिन अभी डेल्टा प्लस क्या हो गया है बेटा, बराबर। और अगर डेल्टा प्लस बराबर हो गया तो मुझे बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड बनना किस किस के बीच में है बेटा, इन दोनों के बीच में। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को स्ट्रांग होने के लिए इलेक्ट्रॉन बीच में, मैदान में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ज्यादा। और वो ज्यादा कब होगा, इसका खींचने का पावर तो बराबर हो गया। सामने कोई भी आराम से जिससे जितनी फोर्स से पहला वाला खींच रहा उतने फोर्स से दूसरा वाला भी खींच रहा है। तो फिर क्या होगा, फिर होगा कि इसका ईएन देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, इसका ईएन। भैया जिसका ईएन ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, और जिसका ईएन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से जाने देगा। मान लो इसका ईएन ज्यादा है और इसका ईएन कम है, मान लिया ऐसा, तो मुझे बताइए ये इलेक्ट्रॉन को खुद खींचेगा कि जाने देगा, खुद ही खींचेगा। जब खुद ही खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, और इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा कि वीक बनेगा, वीक। लेकिन अगर जिसका ईएन कम है तो जब ये खींचेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से जाने देगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से जाने देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम आएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया मैदान में वो बॉन्ड क्या बन जाएगा बेटा, स्ट्रांग। पर पहली प्रायोरिटी अपने को ईएन को नहीं देनी, पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, एच के डेल्टा प्लस को। यहां पर ईएन ज्यादा हो कम हो, लेकिन अगर इसका डेल्टा प्लस ज्यादा है और इसका डेल्टा प्लस कम है तो ये ईएन रोल प्ले नहीं करेगा, डेल्टा प्लस ही रोल करेगा। प्रायोरिटी आपको पहले फैक्टर में डेल्टा प्लस को ही देनी है। हाँ, डेल्टा प्लस सेम हो जाएगा तो लोअर, ध्यान सुनना, डेल्टा प्लस अगर सेम हो गया तो लोअर द ईएन ऑफ वाई, लोअर द ईएन ऑफ वाई, स्ट्रॉन्गर विल बी दी हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड नंबर पे बोल रहा हूं फैक्टर, लिखिएगा। इफ डेल्टा प्लस ऑन एच इज सेम, इफ डेल्टा प्लस ऑन एच इज सेम, if delta plus on H is same, then lower the En of Y, then lower the En of Y, then lower the En of Y, comma, stronger will be the hydrogen bond. Lower the En of Y, stronger will be the hydrogen bond. Lower the En of Y, stronger will be the hydrogen bond. ठीक है, तो ये हमने दो फैक्टर्स लिखे। अभी जो फैक्टर्स लिखे, आइए इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम में जो आते हैं आपको ऑर्डर बनाने के लिए कि भैया कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, इसका ऑर्डर आपको निकालना है। ठीक है, तो आइए दो क्वेश्चंस हम इसके ऊपर पहले डिस्कस करेंगे, फैक्टर नंबर 1 पे और सेकंड नंबर के फैक्टर पे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन which of the following, determine which of the following hydrogen bond is strongest. Determine which of the following hydrogen bond is strongest. ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने, मैं पहले आपको कुछ बता रहा हूं, फिर ऑप्शंस में भी है ना, मतलब एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिया जाएगा आपको। पर अभी मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की जो अभी तक हमने बातें पढ़ी उसको देखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, ये जो हाइड्रोजन है, इधर देखो पहले वाले ऑप्शन का, क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है? कौन सा होता है एक्टिव हाइड्रोजन? जो डायरेक्टली फोन से जुड़ा होता है। ये बात समझ में आ गई सबको? तो क्या ये एक्टिव है? ये सारे एक्टिव है, ये बात समझ में आ गई। अब एक्टिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है? जब सामने वाला कौन हो? फोन कॉल। एक्टिव हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्टिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन तभी कर सकता है जब सामने कौन आ जाए बेटा? फोन कॉल आ जाए। इसके अलावा जैसे मान लो ये फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो एक्टिव है, अब मैंने सामने बोल दिया सल्फर, अब तो थोड़ी एच बॉन्ड करेगी। एच बॉन्डिंग के लिए सामने भी तो कौन होना चाहिए? फोन या फिर समटाइम्स फ्लोरीन। फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग करेगा, और कब करेगा? जब सामने भी फोन आ जाए। फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग करेगा, लेकिन कब करेगा? जब सामने भी फोन आ जाए। कभी कभार क्लोरीन आएगा, उसको अलग से देखेंगे। तो आइए देखिए,
क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है बेटा? है, ये एज बॉन्डिंग करने के लिए तैयार है, सारे एज बॉन्डिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन कब ये एज बॉन्डिंग कर पाएगा? क्या इसके सामने फोन कॉल में से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है। अगर एक्टिव हाइड्रोजन के सामने फोन आ जाए, इसका मतलब है वो एज बॉन्डिंग करने के लिए तैयार है। इसके सामने यहां पर भी फोन में से कोई आ रहा है और इस हाइड्रोजन के सामने भी फोन में से कोई आ रहा है, मतलब ये एज बॉन्डिंग करके देगा। एग्जाम में आपको ऐसा बना के आएगा। क्या ये एज बॉन्डिंग कर सकता था? हाँ कर सकता। ये भी एक्टिव है, सामने फोन है, कर सकता था, लेकिन एग्जाम में कोई एक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको शो करेगा। इस पर और बातें करते चलेंगे, ठीक है? तो ये तीनों क्या है बेटा? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब एक बात बताओ, इन तीनों में से आपसे पूछा गया है कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है ना? तो अब उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? पहला फैक्टर क्या देखना होता है? डेल्टा प्लस ऑन हाइड्रोजन। मुझे बताइए, यहां पर फ्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा आएगा या सबसे कम आएगा बेटा? सबसे ज्यादा। यहां पर डेल्टा प्लस थोड़ा सा कम, और यहां वाले हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और भी कम। जिस हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा होगा, वो सामने वाले के उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वाई। वाई को देखना ही नहीं होता, अगर डेल्टा प्लस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डेफिनेटली खींचेगा, और इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, और इसीलिए ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट। मुझे बताइए, तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा? ए। अगर आपको बोलता कि इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाइए, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ए, उससे वीक बी, उससे वीक सी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था। चलिए ना, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, बोल रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर determine the correct order of determine the correct order of hydrogen bond strength determine the correct order of hydrogen bond strength in determine the correct order of hydrogen bond strength in। ये चार केसेस आपके सामने लिखे हुए, और इन चारों में हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है वो मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। इनके अपने को स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिटरमाइन करना है। जरा एक बार माइंड में इमेजिन करें कि भाई ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो क्या अप्लाई करेंगे। लिख के रख लो। सबसे पहले तो जो हाइड्रोजन एज बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन पे गौर देखेंगे, दोनों जगह, चारों जगह पर। जिस हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा वो बॉन्ड क्या होंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग। तो इसके बेसिस पे दो दो सेपरेट हो जाएंगे कि कौन से दो स्ट्रॉन्ग है और कौन से दो वीक है। फिर वो जो दो दो हैं उन दोनों पे डेल्टा प्लस बराबर होगा, तो डेल्टा प्लस बराबर होगा तो फिर वाई के लो ईएन पे जाएंगे। जिस वाई का ईएन लो होगा वो बॉन्ड क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग, और दूसरा वाला बॉन्ड क्या होगा? वीक। आइए अप्लाई करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटे। यहां पर जब एज बॉन्ड बन रहा है तो सबसे पहले हाइड्रोजन पे फोकस करिए कि कौन सा हाइड्रोजन एज बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन एज बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है। अब ये हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस निकालना है। मुझे बताइए, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है बेटा? ऑक्सीजन से, डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये भी किससे जुड़ा हुआ है बेटा? ऑक्सीजन। ये किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन पे जो डेल्टा प्लस आएगा वो ऑक्सीजन के मुकाबले कम आएगा, यहां पर भी कम आएगा। जैसे ही इतना लिखा, इसके बेसिस पे हमें ये पता चल गया कि बेटा ये दोनों पे डेल्टा प्लस ज्यादा है, मतलब ये वाले दोनों बॉन्ड क्या होंगे बेटा? कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग, और ये वाले दोनों बॉन्ड कंपैरेटिवली क्या होंगे? वीक। तो इतना अपने को समझ में आ गया कि ए और बी वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और सी और डी वाला बॉन्ड वीक होगा। अब इन दोनों को आपस में देखते हैं, ए बी में से कौन स्ट्रॉन्ग है, सी डी में से कौन स्ट्रॉन्ग है। बट ये दोनों वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे और ये दोनों वाले बॉन्ड वीक होंगे। अब मुझे बताओ, इन दोनों में ए और बी में कंपेयर करना है कि ए और बी में से कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ये देखना है। तो मुझे बताओ, डेल्टा प्लस तो सेम हो गया। जब डेल्टा प्लस सेम होता है तो फिर क्या देखते हैं? वाई। इसका ईएन देखना है, ईएन ज्यादा चाहिए इनका कि कम चाहिए? कम। जिसका ईएन कम है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा,
तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, और आसानी से देगा मतलब इस वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग, मतलब ए और बी में से बी स्ट्रॉन्ग है। और यहां पर बताइए सी और डी में से अगर मैं बात करूं तो बेटा सी वाला जो इलेक्ट्रॉन देगा और डी वाला जो इलेक्ट्रॉन देगा, क्या डी वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, हाँ, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ये ऑर्डर बन के आ जाता है। करेक्ट आंसर इज, देख लो आराम से, ठीक है। इसमें किसी को कोई इशू है तो पूछ लें फटाफट। सी डी ए बी, पहले किस पे डिस्कस किया अपन ने, पहली प्रायोरिटी बेटा डेल्टा प्लस को देते हैं, जिसका डेल्टा प्लस ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग, जिसका डेल्टा प्लस कम वो वीक। फिर डेल्टा प्लस जब बराबर होता है तो उसमें से लो ईएन, डेल्टा प्लस जब बराबर होता है तो उनमें से लो ईएन के बेसिस पे ऑर्डर बन के आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता था इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा बॉन्ड वीकेस्ट है, या करेक्ट ऑर्डर, तो हमने करेक्ट ऑर्डर बना लिया, उसमें सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिएगा। कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है, इसकी फोर्स की कैटेगराइजेशन ही अलग है। ये सारा खेल किस पे चलता है, ये सारा खेल चलता है एनर्जी पे। हर बॉन्ड की कुछ ना कुछ एनर्जी की रेंज होती है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है वो 10 से लेकर 100 किलो जूल पर मोल में होती है, और फिर कैलोरी में अलग होती है, तो ऐसे रेंज होती है। तो उस रेंज में जो भी बॉन्ड आ जाए, आप जो पढ़ रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड, वो बस बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब, जैसा मैंने आपको क्या बोला कि हाइड्रोजन बॉन्ड में यहाँ पर फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, जब जितने अंदर घुसोगे ना उतना फिर कंफ्यूज होते जाओगे। फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्ड बनाता है, जरूरी नहीं यही बनाए। भाई मैंने बोला था आपको कि इधर सल्फर आ जाए तो एच बॉन्ड नहीं बनेगा, ये भी बनाता है, ठीक है। तो ज्यादा परेशान ना हो, अपने को अपने काम से मतलब रखना है बस, ठीक है। वो सारा खेल उस इंटरेक्शन का होता है। अगर एनर्जी की रेंज उस लेवल में आ रही, चाहे कोई भी बना रहा हो, कैसा भी बना रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्ड माना जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हमने ये ऑर्डर बनाया, क्वेश्चन में बोल रहा था नेक्स्ट आपको लिखेगा डिटरमाइन, या ऐसा लिखे के एच एफ टू, डिटरमाइन मत लिखिए, के एच एफ टू है ना, मॉलिक्यूल दिया गया आपको के एच एफ टू, के एच एफ टू ऑन डिसोसिएशन, के एच एफ टू ऑन डिसोसिएशन exist as following ions, KHF2 on dissociation exist as following ions. KHF2 के बारे में आपसे पूछा गया है कि भाई KHF2 को जब आप डिसोसिएट करते हैं या वाटर में ले जाते हैं, आयनाइज कराते हैं, तो ये किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये पॉइंट हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो बेटा KHF2 की जो कंडीशन है जरा उसको समझिए। इसको जब आयन में ले जाके अपन ब्रेक करेंगे तो आयन में ले जाके ब्रेक करने पर इसकी क्या सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले K प्लस एच प्लस F2, K प्लस HF और F माइनस की बात करते हैं, ध्यान सुनना। KHF2 जो होता है ना बेटा, ये नॉर्मल फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये KF और HF का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है बेटा, KF और HF। अब देखो KF जो है और HF जो है, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो KHF2 फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा आपको, ठीक। अब KF को जब पानी में ले जाते हो ना तो KF ऐसे टूटता है, K प्लस और F माइनस, और ये आयनिक कंपाउंड है, लाइक डिसॉल्व लाइक के कॉन्सेप्ट से ये पानी में जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिसोसिएट हो जाएगा। ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो अब देखो कंडीशन समझना, होगा क्या, जो ये K प्लस बना और जो F माइनस बना और जो कौन बना बेटा, HF। HF एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड बनेगा इसका। अब मुझे बताओ कायदे से जो आयंस बनने चाहिए थे वो क्या बनने चाहिए थे बेटा, K प्लस F माइनस और HF। कौन कौन सा बनना था बेटा, K प्लस F माइनस और HF। करेक्ट आंसर कौन होना चाहिए था, बी। लेकिन कंडीशन समझिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या बोलती है कि बेटा अगर फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो तो क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा, है। और एक्टिव हाइड्रोजन के सामने अगर फोन में से कोई आ जाए
तो क्या वो उसके साथ एच बॉन्डिंग पार्टिसिपेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। फोन आने का मतलब जरूरी नहीं कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, उनके आयन भी आ जाए तो भी उसको फोन की तरह ट्रीट करेंगे। तो बेटा फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनाएगा? जब सामने भी कौन आ जाए बेटा? फोन आ जाए। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं बेटा? एच बॉन्डिंग। और जब ये एच बॉन्डिंग करेगा तो बेटा ये आपस में जुड़ जाएंगे, और आपस में जुड़ जाएंगे तो देखिएगा जरा ध्यान से, HF2-1 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक आयन कौन सा बनेगा बेटा? K+, और दूसरा आयन कौन बनेगा बेटा? HF2-, और इसलिए करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाता है बेटा? सी। अब आपसे एग्जाम में फिर क्या पूछता है, ध्यान सुनना, एक बात और पूछेगा। ये जो अपन ने डिसोसिएशन करा ये तो ठीक है, आपसे पूछेगा जैसे KHF2 ऐसे एग्जिस्ट करता है, क्या ये भी ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग? है, कॉल भी तो है। हाँ, कॉल तो दिख रहा सेकंड वाले। अगर इसका एच बॉन्ड बनाया तो कैसे बनाया था? HF के सामने कौन आता है? F-, ये एच बॉन्ड बना। तो इसमें अगर एच बॉन्ड बनाओगे तो क्या होगा? HCl के सामने कौन आना पड़ेगा? Cl-। कॉल पार्टिसिपेट तो कर सकता है, लेकिन कॉल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव नहीं होता है। अगर यहां फोन में से कोई होता तो ये हाइड्रोजन एक्टिव होता, और एक्टिव के सामने Cl आ जाता तो एच बॉन्डिंग कर सकता। तो वो भी कब करेगा? जब रिंग बनेगी, यहां भी नहीं करेगा। पर ये ध्यान रखना, क्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो एक्टिव होता ही नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन कौन होता है? एक्टिव हाइड्रोजन कौन होता है? या तो यहाँ फोन हो, या फिर यहाँ sp हाइब्रिड कार्बन हो, या यहाँ CF3 हो, या यहाँ CCl3। यहाँ क्लोरीन होने से, क्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो एक्टिव होता ही नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये बाकी होगा, किसी का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। चलिए, ये सारी बातों को डिस्कस करने के बाद अब आते हैं अपन लोग डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन जब हमने लिखी थी तो डेफिनेशन में मैंने बोला था दो नाम आए थे, डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल, और मैंने बोला था आगे 2-3 स्लाइड के बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए उसके ऊपर बात कर रहे हैं। बेटा एक बात समझिएगा, डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल कहने का मतलब क्या है? हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था। डाइपोल मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का या तो जीरो हो सकता है या नॉन जीरो हो सकता है। ठीक है, समझते जाएगा, ये वीक फोर्सेस में भी काम आएगा, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फिर जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो, वो क्या होगा बेटा? नॉन पोलर। और जिसका डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा बेटा? पोलर। इसका डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है? नहीं है। इसका डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है? है। जिसका डाइपोल मूवमेंट होता है, जो पोलर होता है ना, उसको मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? कि वो एक डाइपोल की तरह काम कर रहा है। इसकी तरह काम कर रहा है। तो डाइपोल, अगर जैसे हमने बोला ना, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल उस चीज को बोला जाएगा जिसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। अगर डाइपोल मूवमेंट है तो उसे डाइपोल माना जाएगा। अगर डाइपोल मूवमेंट नहीं है तो इसे इंड्यूस्ड डाइपोल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, कैसे माना जाएगा, इस पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि हर बार इंड्यूस डाइपोल होगा। इंड्यूस कराने के लिए EMI सुना होगा आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी और की वजह से जब डाइपोल डेवलप होगा तो उस डाइपोल को क्या बोलेंगे बेटा? इंड्यूस डाइपोल। तो अभी इसको साइड में रखिए, इधर देखिए। डाइपोल किसे बोला जाएगा? जो भी मॉलिक्यूल पोलर होगा उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे बेटा? डाइपोल। आइए इधर ध्यान से देखिएगा। इस केस में ये वाला जो मॉलिक्यूल HF, मुझे बताइए HF में कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है या नहीं होता है? होता है। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल, याद करिए, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आएगा तो पहले ये देखना है कि डायटोमिक है या पॉलीएटोमिक है। डायटोमिक में दो केस बताए थे, होमोडायटोमिक, हेटेरोडायटोमिक। होमोडायटोमिक का डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो, हेटेरोडायटोमिक का डाइपोल मोमेंट ऑलवेज नॉन जीरो। जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? पोलर। और जो पोलर है उसको क्या बोलेंगे? डाइपोल। ये डाइपोल है, ये भी पोलर है, ये भी डाइपोल है। और यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो पोलर पोलर के बीच में बन रहा है, मतलब डाइपोल डाइपोल के बीच में बन रहा है। और इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे बेटा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सुनते जाइएगा। मुझे बताइए, वाटर पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर। वाटर क्या है? पोलर। अमोनिया क्या है? पोलर। एक लोन पेयर वाला हमेशा पोलर। अमोनिया क्या है? पोलर। पोलर 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 स्पीशीज को क्या माना जाएगा? डाइपोल। तो ये इंटरेक्शन क्या कहलाएगा बेटा? डाइपोल 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 डाइपोल। अब इधर देखिए, वाटर इज पोलर, वाटर इज पोलर, वाटर इज पोलर, अमोनिया इज पोलर, अमोनिया इज पोलर, वाटर इज पोलर, अमोनिया इज पोलर, अमोनिया इज पोलर। ये सारे पोलर पोलर के इंटरेक्शन है। पोलर मॉलिक्यूल को क्या माना जाएगा? डाइपोल।
तो क्या ये डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं बेटा है? क्या ये सारे डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं बेटा है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरी बात सुनिएगा, यहां पर आइए, क्या ये HF पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर। ये किसकी तरह काम कर रहा है? डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्ड में एक तो पोलर मॉलिक्यूलर है, ये मॉलिक्यूल है आयन है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहलाएगा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड या तो डाइपोल डाइपोल टाइप के होते हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड आयन डाइपोल टाइप के होते हैं। आपने पिछले ईयर सुन रखा होगा कम से कम इतना कि डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? आयन डाइपोल। डाइपोल डाइपोल नहीं भी सुन रखा तो कोई बात नहीं। डाइपोल डाइपोल के मुकाबले आयन डाइपोल, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद वीक फोर्सेस आएंगे तो डाइपोल डाइपोल से ज्यादा पावरफुल इंटरेक्शन किसका होता है? आयन डाइपोल। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हमने यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करे। कौन से क्वेश्चन सॉल्व करे? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। मैंने इन चारों में कंपैरिजन बताया, इन चारों में कंपैरिजन बताया। मान लो एग्जाम में ये चारों दिए हो और उसके साथ एक ये दिया हो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। ना डेल्टा प्लस काम आएगा, ना EN काम आएगा, ना कुछ काम आएगा, बिकॉज आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इन सबके मुकाबले क्या मिलेगा आपको? स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ आयन डाइपोल। और ये सारे क्या है बेटा? डाइपोल डाइपोल। ये जो हम डेल्टा EN डेल्टा प्लस वगैरह वगैरह लगा रहे हैं, ये सब कब लगेगा? जब डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन होगा। लेकिन डाइपोल डाइपोल को जब भी आयन डाइपोल से कंपेयर करते हैं तो आयन डाइपोल का इंटरेक्शन हमेशा आपको क्या मिलेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग मिलेगा। एक और बात सुनिएगा, अब ये सारी बातों को डिस्कस करने के बाद हम लोगों को यहां पर अगले जो पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना है, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करूं तो ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इसके एग्जांपल्स एक एक करके हमको पढ़ने होते हैं। फ्लो चार्ट बनेगा, बन जाने दीजिएगा ताकि स्पेस आपको समझ में आ जाए कितनी क्या लेनी है। हाइड्रोजन बॉन्ड को बेटा दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है बेटा इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर जो इंटर मॉलिकुलर होता है उसको फर्दर दो पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। पहला आ जाएगा होमो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा आ जाएगा बेटा हेट्रो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेट्रो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इनके मीनिंग क्या है ना? इनके डेफिनेशन अपन अलग से नहीं लिख रहे, यहीं पर डेफिनेशन समझ लेंगे। बेटा एक बात समझिए, इंट्रामॉलिकुलर कहने का मतलब है, ठीक है ना, विद इन द मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? इंट्रा मॉलिक्यूलर। और ये क्या होगा बेटा? बिटवीन टू मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल या बिटवीन टू मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बने कम से कम दो मॉलिक्यूल तो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान सुने, इधर देखोगे ध्यान से, एक मॉलिक्यूल मान लो ये और दूसरा मॉलिक्यूल ये, अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर ही कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा। इसके अंदर ही कहीं बन जाता उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा। लेकिन अगर इस और इसके बीच में बना है उसे बोलेंगे इंटर। अब जिन दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इंटर की बात कर रहा हूं, उन दो मॉलिक्यूल में कंडीशन दो बन सकती है, या तो दोनों मॉलिक्यूल सेम हो या दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो। या तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो या तो दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे या दोनों मॉलिक्यूल अलग हो सकते हैं। ये भी इंटरमॉलिकुलर है, ये भी इंटरमॉलिकुलर है। और दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो क्या बोलेंगे? होमो इंटरमॉलिकुलर। और दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे? हेट्रो इंटरमॉलिकुलर। मुझे बताइए ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हेट्रो। ये क्या है? हेट्रो। ये क्या है? होमो। तो आपको यहां पर होमो इंटरमॉलिकुलर में क्या मिलेगा? बोथ मॉलिक्यूल्स आर सेम। और यहां पर बोथ मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। तो ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है। अब इसको जरा मैं एक है ना देसी तरीके से आपको समझा देता हूँ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। स्कूल गए हैं कभी? अरे गए कभी बचपन में स्कूल? अच्छा, स्कूल चले हम, ठीक। तो स्कूल में कॉम्पिटिशन हुआ करते थे, इंटर स्कूल, अरे होते थे इंटर स्कूल। इंटर स्कूल की बात करते हैं, इंटर स्कूल की बात करते हैं। इंटर स्कूल में क्या होता था? आपका अकेले का स्कूल आता था, दूसरे वाले भी आते थे, दूसरे वाले आते थे, है ना, वही मजा आता था, दूसरे वाले आते थे, ठीक है।
वोटिंग करी, ये करा, वो करा, है ना, मजा आता था उसमें। तो इंटर स्कूल में क्या होता था, एक ही स्कूल पार्टिसिपेट, मतलब अपने ही स्कूल पार्टिसिपेट करता था या अलग अलग स्कूल होते थे? अलग अलग के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अलग अलग मतलब इन द सेंस अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूल। ये क्या है, इंट्रा। ये इंट्रा क्या है, स्कूल के अंदर ही खेल लेते थे, हाउस हाउस, गांधी हाउस, नेहरू हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, ये वो हाउस सावरकर है ना, ये वो जो भी है होता था। उसको अगर आप हाउस के हिसाब से देखोगे तो उसे बोलेंगे इंटर हाउस। हाउस के हिसाब से देखोगे तो क्या बोलते हैं, इंटर हाउस। लेकिन अगर स्कूल के हिसाब से देखोगे तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन। क्या बोलेंगे? तो जब स्कूल वाले अंदर ही अंदर खेल लेते थे तो उसे बोलते थे इंट्रा स्कूल, और जब अलग अलग स्कूल पार्टिसिपेट करते थे तो उसे क्या बोलते थे, इंटर स्कूल। तो वैसे ही यहां पर भी है, इंटर मॉलिकुलर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, हो सकता है वो दोनों मॉलिक्यूल सेम हो सकता है वो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, उसे क्या बोलेंगे बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर। और अगर विद इन द मॉलिक्यूल खेल लिया जाए, स्कूल के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कंपटीशन करवा दिया जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड करवा दिया जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक है, एक काम करें, इतना नोट कर लें, इसके जो केसेस है, एग्जांपल्स है, वो हम लोग कल डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, क्योंकि इनके एग्जांपल्स को हमको काफी डिटेल में पढ़ना है, खासकर HF, H2O और NH3, तो उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।